अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मद्दे मुकाबिल और मैं हूं मरियम खान और हमारे साथ हैं रऊफ क्लास्टर साहब। वेलकम रऊफ क्लास्टर साहब। आज हम बात करेंगे यहाँ पर आईनी तरामीम का मामला है क्योंकि हुकूमती खेल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। मुज़ाकरात में काफ़ी हम आहंगी भी पैदा हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान की बात की जाए तो मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से भी अगर हम आपको बताएं कि उनकी जानिब से बहुत अहम बयानात सामने आ रहे हैं और मंजरनामा बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है। एहसन इकबाल की MQM से मुलाकातें हुई हैं, ANP ने भी अपना मुसफ्फा जमा करा दिया है। क्या हुकूमत SCO कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद आईनी तरामीम मंजूर करवाने जा रही है या PTI की जानिब से जो 15 अक्टूबर को एक बार फिर से इस्लामाबाद पर जो धावा बोलने का कहा जा रहा है, क्या वो धावा बोला जाएगा या जो एहतजाज की धमकी दी गई है एहतजाज किया जाएगा? सीनियर क़यादत तकसीम हो चुकी है। एहतजाज की मनसूखी खान से मुलाकात से मशरूत कर दी गई है और हमाद अजहर ने एहतजाज लीड करने का ऐलान भी कर दिया है। KP क़यादत वक्त जो है वो बैकफुट पर आ चुकी है। PTI पंजाब क़यादत ने फ्रंट फुट संभाल लिया है। क्या कल PTI एहतजाज कराएगी या नहीं कराएगी, इस हवाले से भी बात की जाएगी। SCO कॉन्फ्रेंस है क्योंकि चीन के वज़ीर आज़म 11 साल के बाद पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। शानदार इस्तकबाल उनका किया गया है। वफूद की आमद शुरू हो चुकी है। वफाकी दारुल हुकूमत गैर मुल्की मेहमानों के इस्तकबाल के लिए सज चुका है। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात भी किए गए हैं। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के मुआशी मामलात में क्या बेहतरी ला सकती है, इस हवाले से भी बात की जाएगी। और एक बहुत अहम टॉपिक, कराची प्रेस क्लब के बाहर सिंध रवादारी खवातीन शुरका पर सिंध पुलिस का बदतरीन तशद्दुद सामने आया। बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई जो कि हम सब ने देखी। पीपल्स पार्टी हुकूमत शदीद तनकीद की जद में आ चुकी है। बख्तावर भुट्टो ने मुसम्मत कर दी है। डॉक्टर शाहनवाज कत्ल मामले में सिविल सोसाइटी बाहर निकल आई है। तशद्दुद में मुलव्विस पुलिस एहलकार मुअत्तल कर दिए गए हैं। सिंध हुकूमत ने एक्शन का दावा भी कर दिया है और साथ में एहतजाज जो है कराची में हुआ है आज, उसकी तमाम तफसीलात उस हवाले से भी आज बात की जाएगी। इस हवाले से बात करने के लिए हफीजुल्लाह न्याजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम आज बात करेंगे आईनी तरमीम के हवाले से। और रऊफ क्लास्टर साहब हमारे साथ हैं। रऊफ क्लास्टर साहब, आज जो अब सूरत हाल बन रही है उसके बाद आपको क्या लग रहा है? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से बहुत अहम स्टेटमेंट्स हैं वो सामने आ रही हैं। उनकी जानिब से ये कहना था कि जो 18वीं तरमीम थी उसमें भी बहुत वक्त लगा था, 9 महीने का गालिबन वक्त लगा था, लेकिन ये जो तरमीम है ये बहुत जल्दी करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या लगता है कि SCO के फौरी बाद जो ये आईनी तरमीम है इसको मंजूर कर लिया जाएगा? जी मरियम, बहुत शुक्रिया। अगर मुझे इजाज़त दें तो हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे शुरू कर लेते हैं। आप और मैं एक अलग से अपने सेगमेंट में इन इश्यूज़ पे बात कर लेंगे। न्याजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी रऊफ साहब। बहुत शुक्रिया सर जी, आपको बड़ा ये मुश्किल से आज हमने अरेंज किया है सर। ये मरियम का सवाल आपने सुन लिया होगा, तो आपकी क्या रीडिंग है, क्या राय है इससे पहले कि हम ये PTI के कल वाले धरने पे हैं या ये शंघाई कॉन्फ्रेंस जो हो रही है उस पर बात करें? तो आप ज़रा ये मरियम साहिबा जो पूछा है आपसे, कोई इस पर कोई अगर आप हमें एनलाइटन करें सर, आपको क्या लगता है कि आईनी तरमीम जो है होने वाली है सर? मेरा ख्याल में मुझे ये सहूलत हासिल है और मैं खुश नसीबी है कि मुझे गाहे बगाए आपके साथ आपके शो में एजाज हासिल है शो में शामिल होने का। और चूंकि ये पिछले 2-3 हफ्तों से टॉपिक जो है तसलसल से हम डिस्कस कर रहे हैं इसी पैराए में, इसी मौजू के तले और जो नफ्स मजमून या माफी ज़मीर है वही यही होता है कि उसके नीचे के जी कौन सी पार्टी कहाँ पोजीशन लट करेगी और क्या क्या होगा और तरमीम होगी या नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है कि हर दफा तकरीबन मेरा तो जवाब बड़ा नपतुल और एक ही है और उसमें हूँ बड़ा फर्क नहीं आया, किसी मौके पे भी नहीं आया। ये जरूर आया कि जी ख्याल था कि जी शायद SCO कॉन्फ्रेंस से पहले ये तरमीम हो जाएगी, फिर ख्याल आया कि नहीं SCO कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद हो जाएगी। दरमियान में एक ये भी उबाल आया कि हो सकता है कि जी 25 के बाद भी 2-4 दिन बाद हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अब लगता ही है कि ये शायद फौरी तौर पे 17, 18, 19 को जैसी 17 तारीख को कॉन्फ्रेंस खत्म होगी और ये तरमीम आ जाएगी। अच्छा, बाकी एक और बात है जो कि मैं दोबारा उसको किसी और अंदाज में कह देता हूँ कि पाकिस्तान में अनहोनी जो है वो अनहोनी नहीं है, ये वो बिजनेस एज यूजुअल है। ये हमारे अंदर ये अनहोनियां होना कोई अनोखी बात नहीं है। ये जो है इसलिए अनहोनी जो कहें या ना कहें, यहाँ पे कुछ चीजें जो हैं वो ऑलरेडी उनके बारे में तयन हो चुका होता है। मसलन इसके बारे में मुल्क के पेशतर दानिशवर वो यकसुए कम अज कम, मैं तो पूरी यकसुई के साथ एक बात कहता रहा हूँ
कि तरमीम भी होगी और ये सारी पार्टियां बशमूल पीटीआई ऑन बोर्ड होंगे। अच्छा, ये भी हमेशा से इसमें दो राय नहीं थी कि हुकूमत दिखा 22 सही है, आखिर में 3-4 जो है जो भी होगा जिसके अंदर बेयर मिनिमम जो असल उसका जो असल जो हासिल असूल होगा, जो बड़ी एक इफेक्टिव किस्म की चीज होगी जिससे जो वो हासिल करना चाहते हैं या जो कोई वो रोकना चाहते हैं उसका वो उनको उसमें वो कामयाब हो जाएंगे उन तरामीम को नाफिज कराने में या उसको मजू कराने में। और फिर ये मुझे यूं लगता है कि इमरान खान साहब की जो मुलाकातें 10 दिन के लिए या एससीओ कॉन्फ्रेंस है, ये भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, नेमत गैर मुतरक्किब है कि इसके अंदर आईनी तरमीम के लिए हालात ज्यादा मुवाफिक हुए हैं बनिस्बत जो है ये कहना है कि जी इससे कुछ चीजें जो लेट हो सकती थी, नहीं। अब ये इमरान खान से मुलाकात ना होना जो है, तहरीक साहब को जब फैसला खुद करना पड़ेगा तो ये भी हो सकता है कि वो बेयर मिनिमम पे, और ये भी हो सकता है कि उनके कुछ लोग जब तहरीक साहब कहेंगे वोटिंग में नहीं जाते तो कुछ लोग जो है वो वोट में दे देंगे क्योंकि पार्टी पॉलिसी तो होगी नहीं, कि उसी को खिलाफवर्जी होगी या पार्टी ने कहा होगा कि हमने ये नहीं देना। तो ये एक अजीब गरीब सूरत हाल है। तो मेरा ख्याल है कि जी अब तो मुझे यूं लगता है कि 19-20 तारीख तक शायद तरमीमी हो जाए। मौलाना फजल रहमान साहब जो रोल अदा कर रहे हैं उनको करना चाहिए ऐसा, क्योंकि उनके ऊपर मत भूलें कि इस वक्त सारी पार्टियां जो है सबका जो पीर खाना है वो इस मौलाना फजल रहमान साहब का घर है। और आखिर में भी यही कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब भी अब आने वाले हैं और वो भी उससे मुलाकातें करेंगे। बाकी जरदारी साहब जा चुके हैं, तहरीक साहब की सारी लीडरशिप का जा चुकी है, शहबाज शरीफ साहब जा चुके हैं, मुस्लिम लीग का एक बंदा जा चुका है। तो लगता ही है कि मौलाना फजल रहमान जो है कोशिश करेंगे कि इसमें तहरीक साहब को दिखाएं वही कि जी गवर्नमेंट ये कर रही है और सख्त ये दिखाएं। अमलन जो है ज्यादा वो जो कोशिश करेगा मौलाना फजल रहमान। नहीं सर, आपने जो बात की है वो थोड़ी सी डिफरेंट बात की है सर, कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि इससे पीटीआई के जो उनके रहनुमा इमरान खान साहब उनसे मुलाकातों पर पाबंदी 18 तारीख तक। तो यहाँ तो पीटीआई तो उसके लिए हंगामा करने आ रही है, कल यहाँ पर धरने देने आ रही है, लोग आ रहे हैं, अभी तक उन्होंने कॉल अपनी वापस नहीं ली डी चौक में। तो आपको कैसे लगता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है? वो तो इसे प्रोटेस्ट करके बहुत बड़ा हंगामा करने वाले हैं बकौल उनके। सर मेरा ख्याल है कि मैंने अपनी जिंदगी में अगर कुछ सियासी मिजाज में देख सकता हूँ तो ये देख सकता हूँ, कभी कोई जुलूस कोई जलसा कोई ये कोई बिजली का बटन है कि ऑन कर देंगे क्या 14 तारीख चंद घंटे बाद जो है 2 घंटे बाद 2.25 घंटे बाद आपका प्रोग्राम लाइव चल रहा है, हम 15 तारीख शुरू हो जाएगी। ये कोई ख्वाहिश है कि हम आएंगे क्या? बस कोई तैयारी कोई बात कोई किस्सा कहानी और फिर जो मुलाकात कराई जाए। देखो कराई से ये है कि मैं आपको बताऊं, हकीकत यह है कि इमरान खान साहब जो है इस वक्त बहुत ही मजलूम शख्स है कि उनके अपने बंदे जो हैं वो लास्ट से याद है मैंने कहा था कि उनको मामू बना रहे हैं। ये सारे का सारा जो है ना टोपी ड्रामा है। जो इधर जो कर रहे हैं उससे भी तहरीक साहब हल्की हो रही है। पिछला हंगामा किया है तो तहरीक साहब बेचारी जो है जिसकी अच्छी खासी पॉलिटिकल फॉलोइंग है, इन सारी चीजों से जितने जलसे किए, जितने जुलूस किए, जितने रैली किए, जितने लॉन्ग मार्च किए, जितने एहतजाज किए, तहरीक साहब उसके बाद कमजोर होकर सामने आई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसकी सियासत कमजोर होगी, जो उनकी अपनी जो यानी कि ये पता चलता है कि तहरीक साहब जो है किसी किस्म की एक्टिविटी करने की जो है उसमें इस्तात नहीं है। और ये कोई अच्छा सुकून है कि इतनी बड़ी पार्टी इतनी बड़ी फॉलोइंग हो। और लेकिन बंदे तो काफी सारे बाहर निकलते हैं जब वो एहतजाज की कॉल देते हैं। लास्ट टाइम भी बंदे काफी सारे बाहर निकले थे। भी काफी सारे बंदे जो होते हैं ना वो घरों को नहीं जाते होते, काफी सारे बंदे हुकूमतें तब्दील कर जाते हैं। दुनिया में आज तक है ये किसी जमात में, मैं इमरान खान पहली बार के प्रोग्राम में कह चुका हूँ 25 मई 2022 को इस्लामाबाद आना था, उनका 30 लाख बंदा लाऊंगा। मैंने अपने प्रोग्राम निकालने मेरे जियो के प्रोग्राम में मैं कहता था कि इमरान खान अब 30,000 बंदा ले आए, 30 लाख नहीं 30,000, यह हुकूमत चल नहीं चलेगी। और भाई 30,000 बहुत बंदा होता है, लेकिन अब 3,000 बंदा दे तो कहीं बंदा में आप देख नहीं रहे। 26 मई को इस्लामाबाद पहुंचे थे तो क्या बंदे थे, उनका खुद चेहरा उतर हुआ था जो मजहबी टच लगा रहे थे कासिम सूरी साहब के कहने पे। देखो ऐसा नहीं होता कि आप जो कहें अगर 9 मई को
20-22 हजार बंदा कोर कमांडर के घर चला जाता, 30-40 हजार बंदा जीएस के चले जाता, जो कि नहीं जाना चाहिए था। तो आपका क्या ख्याल है कि मुल्क की किस्मत यही होती? बांग्लादेश देख चुके हैं कैसे लोग आए हैं, श्रीलंका में देख चुके हैं। पब्लिक जो होती है ये, वहां पे आपने ऑरेंज रेवोल्यूशन देखे हैं, यूक्रेन में देखा बड़े अर्सा पहले, फिर अरब स्प्रिंग चली है, वो ऐसे नहीं चलते होते बंदे। मैं ये कह दूं कि बंदे काफी हो जाए ना, ये बंद नहीं है कि आप उठा के केपी की सारी मशीन इस्तेमाल करके सबको ला के सारी बदनामी मिले, और बंदे जो है वो क्यों वापस चले गए? कि क्या उनको किसी ने कहा था? नहीं, सिंपल बात थी, वो झील ही नहीं थी, वो अर्जी नहीं थी, वो अंदर वो कैपेसिटी नहीं थी। वो ये कोई देखो कल क्या लगता है, तो इसका मतलब है कि कल भी फिर जो लोग हैं वो बाहर नहीं निकलेंगे? कल भी हमारे की जानिब से कहा जा रहा है, शेख वकास अकरम की जानिब से कहा जा रहा है कि पंजाब से इस मर्तबा काफले हैं जो कि इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अब आपको ये तो पता है ना कि इस वक्त मुल्क वर्चुअली मार्शल के बगैर एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। आने को पता है वैसे भी 245 के साथ बहुत काल की इस्लामाबाद में भी और पंजाब में भी। अब मुझे बताएं कि शेख वकास अकरम जिन्हें पूरी जिंदगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम किया है, सेनेटर सैफ जो है वो एमकेएम का 6 साल जो है सेनेटर रहा है, वो क्या उससे ग्वारा बन के रहा है? किसने बनवाया है? कौन बनवाता है? एमकेएम से सेनेटर कराची का पठान नहीं है, वो पेशावर के अंदर रहने वाला पठान है। देखो ये अनहोनी है, ये सारे लोग हैं। उमर अयूब साहब है जो मई 2018 तक वजीर मुस्लिम नून के, और उसके साथ हैंडिंग दिया हुआ है। अली गो से पहले कोई जानता नहीं है। इसलिए देखें ये बातें जो होती हैं ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के सादा लोग वर्कर्स जो है उन बेचारों का कसूर ये है कि वो खलूस दिल के साथ पब्लिक जो है इमरान खान के साथ है, और ये उनकी खलूस और उनकी सादगी और उनकी गैर सियासी जो स्टेट ऑफ माइंड है उसका फायदा उठा के ये जब इन्होंने कहा ना उन्हें पंजाब को निकालनी है, हकीकत है मैंने कहा ये तहरीक इंसाफ के लिए हजीमत ला रहे हैं। और फिर आपस में 2 ग्रुप बने हुए हैं जी, ये बिल्कुल नूरा कुश्ती है, मिली भगत है। तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पे वो खोखला कर रहे हैं। हमारे कुछ मुख्तलिफ इदारों के पास ये बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन आ गई है कि तहरीक इंसाफ को एहतजाज कराओ, वो नाकाम हो, इनका इत्मीनान जो है मजीद मुतज़्ज़ल हो। अच्छा न्याज़ साहब, ये बताइएगा न्याज़ साहब कि अभी हमने बड़े अरसे बाद या शायद पहली दफ़ा देखा है कि पीटीआई के अंदर ये 15 अक्टूबर की कॉल पे बड़ी शदीद किस्म की डिवीजन आई है कि एक ग्रुप चाहता है कि जनाब बिल्कुल हर सूरत हमें करना चाहिए कि खान साहब से मुलाकात नहीं करवा रहे, उनकी सेहत और हेल्थ के हवाले से सवालात वो उठा रहे हैं। और दूसरा ग्रुप बिल्कुल ओपनली सामने आया है, पहली दफ़ा मैं आपको बता दूँ, अली मोहम्मद खान साहब ने कहा जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये एहतजाज होना चाहिए। फिर मैं सलमान अकरम राज साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए। अच्छा बैरिस्टर ये गौहर साहब हो गए, अली जफ़र हो गए, वो कह रहे हैं जनाब कि ये नहीं होना चाहिए। तो ये फिर इतनी बड़ी डिवीजन है। अच्छा फिर ये हामिद खान साहब ने कहा है कि नहीं होना चाहिए, इसके बावजूद ये पीटीआई जो है वो कहते नहीं जी हम ये धरना देंगे और हम कल एहतजाज करेंगे। तो पीटीआई के बड़े ये स्टॉरवॉल्ट हैं, बड़े लोग हैं, ये तो खान साहब की पॉलिसी से डिफर कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। देखिए ना रऊफ हसन का नाम ले लें, औरों का नाम ले लें, गंडापुर बहुत जोर लगा रहे हैं। मैं यही कह ये सारे को नाम ले लें। अब ये क्या है कि जो ले रहे हैं ना उनकी पीटीआई में ऐसा कोई हैसियत नहीं है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये एक कंफ्यूजन पैदा करके तहरीक इंसाफ को खोखला किया जा रहा है। और मैं सर आपकी बात कर रहा हूँ न्याज़ साहब, ये अपोलॉजीज सर, अपोलॉजीज, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने कहा ये लोग हैं इनकी कोई हैसियत नहीं है पीटीआई में सर। एक वजीर आला केपी के हैं, एक सेक्रेटरी उनके इंफॉर्मेशन है, उसके बाद उनके चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर है, फिर हामिद खान साहब है। अली अमीन गंडापुर तो कल तक इसकी मुखालफत करता रहा, सुबह तक ही, लेकिन उन्होंने कहा जी अच्छा आप नहीं मान रहे तो तैयारी करो, जो कि बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल तैयारी हो रही है वहां पे ग्राउंड पे। अली अमीन गंडापुर मुखालिफ, मैं ये तो कह रहा हूँ कि हैसियत से बड़ा ये नहीं है कि इनकी कोई हैसियत मेरे। जब आप नाम लेते हो कि अली गौहर का, अली अहमद का, ये भी जितने नाम आपने लिए हैं, हामिद खान का सर, हामिद खान का, इसके मुकाबले में क्या वकास की हैसियत है या हमाद अजहर की हैसियत है? जो 4 बंदे जिनका नाम लेते हैं, फरत अब्बास की हैसियत है, ये वो 4 के अलावा नाम क्या? मैं कहता हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन हक पे कौन उस पे, मैं कह रहा हूँ कि ये मिली भगत है। कुछ लोग जो है
मैरिड पे हामिद खान तो किसी के एजेंट नहीं हो सकते। मैं जानता हूँ, मेरे जाती दोस्त हैं और मेरे ख्याल है मैं दुनिया बेहतरीन असूल वाले आदमी हैं, मैं उनको बड़े हाई स्टीम में रखता हूँ। लेकिन ये एक स्क्रिप्ट है सबके पास। हम एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत से दो चार हैं, जिसमें पहली सियासी जमात है जहाँ पे हमारे होता है जी एक, जिसमें हम अपनी जबान में कहते हैं, पता नहीं आप इसे आसान उर्दू में तर्जमा करें कि बिल्ली कई बार चूहे को खाती नहीं, पेट भरा होता है तो उसे मधोलती है, पता नहीं उसको आप क्या करेंगे। ये मधोल रहे हैं तरीके साहब को, इन हरकतों से मधोली जा रही है सियासी जमात। अच्छा सर, आपको हमने देखा। अच्छा, तो फिर आपको क्या लगता है? मरियम पूछ रही है। जी मरियम पूछें आप। नहीं आप करें, कंटिन्यू करें। अच्छा, मैं न्याय साहब ये पूछना चाह रहा था कि खान साहब की तबीयत सेहत के हवाले से बड़ी कंसर्न का इजहार हो रहा था। अब वो पहले दो बहनें हैं तो वो तो जेल में, अनफॉर्चुनेटली वो जेल में हैं। तीसरी बहन साहबा का उन्होंने कहा गया है कि उनकी मुलाकात करा दी जाए। पहले कहा गया पार्टी लीडर से मिलवा दें, फिर कहा गया जनाब के बहनों से मिलवा दिया जाए, अब कहा जा रहा है डॉक्टर से मिला दिया जाए। सो एक क्लिफ हैंगर था, एक मतलब बैटल ऑफ नर्व्स हमें नजर आई हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कि पहले आंख ये कौन झिपकता है सर। अब तक तो हम देख रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत या एजेंसी जो भी हैं वो तो नहीं वो टूटे। वो कहते हैं ठीक है, जब आप ले आना चाहते हैं ले आए, आप पूरी दुनिया के सामने हमारा तमाशा बनाना चाहते हैं बनाएं। ना कोई उन्होंने कंटेनर लगाए हैं, ना हमें यहाँ पे कोई पुलिस नज़र आ रही है, ना कोई फौज नज़र आ रही है, ना कोई रुकावटें नज़र आ रही हैं। उन्होंने जनाब आप ले आएँ। आपको क्या लगता है सर कि इस कल तक क्या करेंगे ये, मतलब है आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है खान साहब के हवाले से कि उनकी बहनें मिलना चाह रही थी, वो कहते हैं उनसे भी नहीं मिलने देते हम। तो ये नर्व्स का जो खेल है सर, ये किस साइड पर जाता आपको लग रहा है? पहली बात, बहनें तो नहीं है कि बहन बहन है बेचारी, और उसके दोनों बहनें भी जेल में हैं, भाई भी जेल में हैं। देखिए, फैमिली को तो आप एक तरफ रखें, फैमिली का मसला जो है वो सियासत को ज्यादा है। वो एक उनके अंदर एक जिसको कहना चाहिए कि एक इमोशनल हिजान आया हुआ है। एक बहुत बड़ा जो फैमिली बिल्कुल और तरीके से सोचती है, सियासत की बात भी कर रही होती है ना, तो उसके अंदर एक कैफियत कुछ और होती है। सियासत के अंदर जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं ना, वो एक और तरीके से लेते हैं, और उसमें भी कई बंदे जो है हर एक का वेस्ट इंटरेस्ट होता है, फैमिली के वेस्ट इंटरेस्ट नहीं होते। और वो अपने तौर पे जिसको कहना चाहिए कि अपने जज्बात से मगलूब होके वो इस कैफियत में रहते हैं। और जब ये सारी फैमिली अंदर पड़ी हो तो सारी फैमिली लगता है कि उनके अंदर एक उनके ऊपर एक मुसीबतों का पहाड़ गिरा हुआ है, और वो फिर उससे फ्रस्ट्रेशन भी होती है। अभी उसको इधर रखें। देखिए जी, क्राइसिस ये है कि लास्ट टाइम अली अमीन गंडापुर क्यों कहना पड़ा चाइना चौक से आके हमें डी चौक किया था, दिन दहाड़े डे लाइट में क्यों झूठ बोला, तो क्यों नहीं आई डी चौक में? क्या फर्क पड़ता था? जब केपी हाउस जा रहे हैं साथ ही डी चौक है, शक्ल ही दिखा देते, वहां से करीब से भी नहीं गुजरे। देखिए, इसलिए मैं कहता हूं कि इमरान खान साहब का हाथ हो रहा है। अब मुझे बताएं कि कभी एहतजाज को ख्वाहिश होते हैं? कोई किसी एक तरीके साहब के वर्कर के अंदर ये देख लें, किसी को फोन करके पूछ ले, अगर किसी को आप जानते हैं, को अपनी फैमिली के बच्चे हैं कि कल जा रहे हैं, कोई नहीं जा रहा। उनको तो अभी तक ये नहीं पता कि ये जाएंगे नहीं जा। लहजा बात उससे पहले ये है कि आया एहतजाज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक तहरीक साहब ने इकट्ठा फैसला नहीं किया। हमारा दर्जा तहरीक साहब नहीं चलाएगा। अली धरना देने के हवाले से कहा जा रहा है, तो क्या धरना दिया जाएगा फिर? नहीं बीबी, आप धरना तो आप पति कहां से वो कहते हैं जी कि दो लूंगा। मैं कहता हूँ एहतजाज तो करके देखें। एहतजाज तो मुराद होता है कि उसका पहला स्टेप ये घर से निकले, फिर उसके बाद आगे सड़क पे नारे लगाएं। धरना तो तीसरा स्टेप होगा जब बाहर आएंगे। तो देखो, धरना ये तो नहीं कि पहले दिन घर में बैठ के धरना तो नहीं देंगे। करने के लिए पहले तो है अपनी इंटेंशन शो करना, अपने इरादे को इजहार करना। आज वो कहेंगे कि हम कल निकल रहे हैं, मुझे तो एक बंदा नहीं आया। अभी तो हम ये सुन रहे हैं, बल्कि आप ही ने मुझे जो 100 क्वेश्चन फ्रेम किया है, जो ब्रादम रऊफ कलासत साहब ने मुझे ये कहा है कि तहरीक इंसाफ के अंदर ये लोग कह रहे हैं कि धरना नहीं देना चाहिए, अपना एहतजाज नहीं करना चाहिए, ये लोग कह रहे हैं करना चाहिए। सारों ने बड़ा क्लियर कट कहा कि एससीओ के सामने असद कैसा ने कहा नहीं करना चाहिए, स्टेटमेंट दिया नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, एक और बताइएगा सर न्याय साहब, इमरान खान साहब के हवाले से, क्योंकि आपसे बेहतर बंदा कोई नहीं है जो उनको ज़ाती तौर पर जानता हो, फैमिली को, तमाम अफेयर्स को, सिंस चाइल्डहुड सर, एक लॉन्ग एसोसिएशन है, ऑलमोस्ट आप हम उम्र भी हैं सर, एक दूसरे के अच्छी अच्छी बातें सब कुछ जानते हैं सर। ये खान साहब खुद भी जेल में हैं सर, उनके स्पाउस हैं बुशरा साहबा भी जेल में हैं,
2 बहनें रहती थीं वो भी जेल में हैं, भांजा हसन न्याजी भी जेल में है। तो ये आप इस पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं कि अल्टीमेटली खान साहब पूरे ख़ानदान से मैं जेल जा बैठे हैं? सर वो तो खैर होता यही है। जब होता है, नवाज शरीफ साहब जब गए थे मई में, अपना जुलाई में, तो मरीम नवाज साहब साथ गई थी। फिर बाद में शहबाज शरीफ साहब को भी किसको छोड़ा था, हमजा शहबाज को किसको छोड़ा था, यही बात भुट्टो साहब के साथ 79 में हुई थी। वो गए, फिर बेनजीर और नौसर भुट्टो साहबा को जेल में, और जो बंदा उनके साथ जेन्युइनली होता था लेटर स्पिरिट में, वो जेल में था। जो जौल हक के साथ, मतलब कि जो सियासी लीडर होगा, जो वाकई कुछ बड़ा लीडर बनने लगेगा, उसको जेल में जाना जरूरी है। नहीं, बड़ा लीडर नहीं है, बड़े लीडर नहीं। जिसके पास जो लेटर स्पिरिट में भुट्टो साहब का या नवाज शरीफ का या इमरान का बयानिया लेके चलेगा, वो जेल में होगा। जो कंप्रोमाइज होगा ना, तो वो जेल में नहीं होगा। चाहे गुलाम मुस्तफा जत्तोई हो भुट्टो साहब के वक्त में, या पीरजादा हो, या कौसर न्याजी हो, या जितने हो, सादिक हुसैन कुरैशी हो, इनके जो है सरागी वसेब के, ये सारे कॉम्प्रोमाइज है। ये तो जेलों में नहीं गए। नुसरत भुट्टो बेनजीर गई थी भुट्टो साहब के वक्त में। इसलिए ये जो जेलों में जाने वाले हैं, ये फैमिली जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। वो इमरान के साथ ना उनके वेस्ट इंटरेस्ट है, ना वो डिसऑनेस्ट है, और दूसरा वो एक जेन्युइनली तकलीफ में है। एक तो होती है कि आपकी एक सियासी जमात से दिलचस्पी हो, आपके लीडर पे मुसीबत हो, वो तकलीफ होती है, और एक आपके वालिद को या वालदा को या बेटे को या बेटी को या बहन को या भाई को तकलीफ हो, वो एक और तकलीफ होती है जो हम सबको होती है। मतलब एक आम जुर्म में ही पकड़ा जाए आपकी फैमिली का बच्चा कोई, तो आपको तकलीफ होगी। हालांकि वो जुर्म किया हुआ होगा, लेकिन आपकी तकलीफ फर्क होगी जो घर वाले। लास्टली सर, लास्ट क्वेश्चन सर, आपका हसन न्याजी साहब से कोई लेटेस्ट मुलाकात हुई अपने बेटे से? ये हर जुमेरात को होती है माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास। अल्लाह करे जारी रहे, क्योंकि इसका कोई असूल नहीं है, बस ठीक है, उस जुमेरात को कराते हैं, अल्लाह करे कराते रहे। ये हमारे लिए काफी है आजकल के हालात में। तो क्या फीडबैक देते हैं आपको क्या फीडबैक देते हैं? पहले आप डिस्टर्ब थे, कोई हालात अच्छे नहीं थे, अब एवरीथिंग इज ओके सर? नहीं, डिस्टर्ब तो मैं तब भी होता था जब मुलाकातें दरमियान बंद हो जाती थी, कई महीने पहले की बात है। तो उस वक्त मैं जाहिर है कि बड़ा डिस्टर्ब होता था, और फिर मैं बोलता भी था। लेकिन जब मुलाकातें हो रही हैं तो कोई बात तो हो नहीं सकती, लेकिन ये होती है कि बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि बड़े हौसले के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही आराम से पुट अप कर रहे हैं। बाकी ये कि वो जो कोलैटरल में पड़ा है, वो तो एक इमरान खान साहब कोलैटरल है, और जो बंदा भी एक जेन्युइनली उनके ज़हन में आता होगा, हमारी जो लोग इस वक्त मुक्तदरा है कि ये लोग जो है जेन्युइनली लेटर स्पिरिट में साथ हैं, या ये तो वो उसको, या ये एक्टिविस्ट हैं और ये जरूर काबू नहीं आएंगे, शोर मचाएंगे, जो उनकी अपनी एजम्पशन है। तो इमरान हसन खान उनमें सर फहरिस्त होगा। तो उन्होंने कहा कि जब पड़ा रहे, जब तक इमरान खान का फैसला नहीं होता तो कोशिश करेंगे उसका भी फैसला ना हो। बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मैं ज्वाइन किया सर। मेरा ख्याल है मरियम ने शायद ब्रेक। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, उसके बाद रऊफ क्लास्टर साहब बात करेंगे कराची में जो आज एहतजाज किया गया, उसके बाद पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया, उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले एक ब्रेक शामिल करेंगे। वेलकम बैक। मद्दे मुकाबिल जारी है। यहाँ पर बात करेंगे कराची प्रेस क्लब के बाहर सिंध रवादारी की खवातीन शुरा पर सिंध पुलिस का बदतरीन तशद्दुद और सियासी समाजी हलकों की तरफ पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद की मसम्मत की गई है। आसिफ अली सरदारी की साहबजादी बख्तावर सरदारी ने भी मसम्मत की है। वज़ीर दाखिला सिंध ने वाक़े की तहकीकात की यकीन दहानी करा दी है, और DIG ऑपरेशन कराची ने वाक़े में मुलव्विस खवातीन पुलिस एहलकारों को मुअत्तल भी कर दिया है। ये तमाम सूरत हाल के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नूरुल हुदा शाह, जो कि हैं, शायरा हैं, मुसन्निफा हैं। नूरुल हुदा शाह साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। आज एक प्रोटेस्ट की गई जिस पर पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया, उस हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए, जो भी पुलिस की जो औरतें थीं और इन्हें हटा दिया गया है, जो भी किया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन ये तो हुक्म के ताबेदार लोग हैं। इन्हें जो हुक्म मिलता है ये वही करते हैं। और मजे की बात यह है कि होम मिनिस्टर अच्छी तरह इन चेहरों को जानते हैं जिन पर वहां तशद्दुद किया गया। मेरा अपना ख्याल है कि इनमें से कुछ लोग उनके दोस्त भी हैं, लेकिन ये सब जानबूझकर किया गया। क्यों किया गया, ये जाहिर है कि हम इसका जिम्मेदार जो है वो होम मिनिस्टर को समझते हैं।
और मैं पुलिस का मामले में नहीं जाऊंगी, इसलिए कि पुलिस वही करती है जिसका उन्हें हुक्म मिलता है। अब बाद में अगर ये मुकर जाए कि हमने नहीं किया, ये पुलिस वालों ने किया, वो बेचारे गरीब लोग, हुक्म के बंदे लोग, उनका काम ही हमें मारना पीटना है, तो उन्होंने वो करके दिखा दिया। अब मामला तो पीपल्स पार्टी ने तो मजम्मत की है इस वाकये की। पीपल्स पार्टी ने क्या मजम्मत की है? पीपल्स पार्टी ने मजम्मत किया, हाँ यस बख्तावर ने की है, हमें उनके लिए एहतराम है, बिल्कुल की है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। ये कोई बात ही नहीं है कि आप पुलिस वालों को हटा दें और कहें कि हमने इस पर एक्शन ले लिया है। हमारा मुतालबा, हमारे बच्चियों का, हमारे नौजवान जो वहां थे उनके हवाले से हमारा मुतालबा ये हमें नजर आना चाहिए कि आपने क्या एक्शन लिया है। शहरी रहमान ने इस पर माजरत की है, शर्मिंदगी का इजहार किया है, ठीक है, लेकिन जो एक्शन, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ माफी मांग लेंगे, हम हर बार माफ कर देंगे। देखिए ये जो वैसे तो हर आम शहरी जो है वो काबिल इज्जत है। एक तो ये बहुत बड़ा मसला है इस वक्त पाकिस्तान में, ये जो मजहबी इंतहा पसंदी है, आप हर एक पर कुफ्र के फतवे निकल रहे हैं। वो बेचारा डॉक्टर पता नहीं किस उसमें आ गया, चले उस पर इल्जाम था, आपका कानून, हमारा कानून इसे सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसका जुर्म साबित नहीं हुआ था। इन्हीं के वजीर साहब ने हार जाकर पहनाए कातिल को, इन्होंने ही सारा अपनी दिलचस्पी का कोई खास इजहार नहीं किया। ये हमारी सिविल सोसाइटी की बच्चियां थी और बच्ची नौजवान थे जो वहां पर भी फौरन पहुंचे। उसके बाद उन्होंने उस डॉक्टर के हवाले से कुछ नहीं, ज्यादा कुछ भी नहीं किया। अरे पुरअमन एहतजाज भी नहीं था, रवादारी मार्च, मकसद ये था कि हम इस तरह के लोग हैं, हम सिंध में ये इंतहा पसंदी जो है ये हमें मंजूर नहीं है, तो उस पर तो कोई एक्शन लेने की बात ही नहीं थी। इनमें से एक भी बंदा ऐसा नहीं था, जो लोग हैं इनमें से एक भी ऐसा नहीं था जो सिर्फ पत्थर ही उठाकर मार दे किसी गाड़ी पर या किसी शख्स को। उस पर ये जो तशद्दुद हुआ है, तो हो सकता है, मैं नहीं कहती सिर्फ होम मिनिस्ट्री सिंध की जो है इसमें इन्वॉल्व है, रियासत भी इसमें इन्वॉल्व है, रियासत की पूरी सपोर्ट है तहरीक लबैक वालों को, और ये रियासत का एक हथियार बन चुका है कि जहां भी आप ऐसी बात करें वहां आप फतवों के साथ जो है मजहबी जमातों को उनके सरों पर पहुंचा दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया और को अपनी वो चीज़ें शेयर कर रहे हैं। यूजली तौर पर वो जैसे आप कह रहे थे, नौजवान बच्चे थे, पढ़े लिखे, मॉडरेट सारे, जो सिंध की उसमें डॉक्टर साहब वाले वाक़े के बाद जिस तरह वहाँ पे जुल्म हुआ, ज़्यादती की गई, तो उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने आए थे। तो ये तो एक तरह की पीपल्स पार्टी इन्हीं लोगों को ओन करती रही है, ये पीपल्स पार्टी को ओन करते रहें कि समझते रहें कि पीपल्स पार्टी एक मॉडरेट फेस है, प्रोग्रेसिव है, कंपैरेटिवली बाकी पार्टीज़ की निस्बत ये बेहतर है, ह्यूमन राइट्स की बात करती है, ये उस मिनॉरिटीज़ की बात करती है। सबसे ज़्यादा जनरल जिया के दौर में या जनरल मुशर्रफ के दौर में ये तो खुद इनकी ख़वातीन उसमें उस नुसरत भुट्टो हूँ, बेनज़ीर हूँ, दीगर हूँ, ये तो खुद वायलेंस का तशद्दुद का शिकार रहे हैं। तो इनके दौर में तो बेहतरी की तवक्को थी। तो देन व्हाट वेंट रॉन्ग कि उन्हें कोई परवाह नहीं, 15 साल से रूल कर रहे हैं, लिहाजा दे थिंक वी कैन गेट अवे विद मर्डर विद स्माइल जैसे कहते हैं। तो ये मेरा ख्याल बहुत बड़ी आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट होगी, इनके जो हामी हैं, जो समझते थे प्रोग्रेसिव पढ़े लिखे के शायद ये पार्टी मुख्तलिफ होगी। नहीं, कलसरा साहब कुछ बातें हैं जो पता नहीं शायद वो कहने का वक्त अब आया है। हालांकि अमर जलील साहब पर ब्लास्फेमी की बात आई थी, यही ग्रुप था, यही लोग थे जो उनके पीछे पड़े। हमने बिलावल से पर्सनली बात की जाकर, और मैंने उनको तब भी कहा कि आपको अंदाजा नहीं है कि अमर जलील अगर मार दिए गए तो वो आपको कितने मुश्किल हालात का सामना करना पड़ जाएगा। और बिलावल ने उस पर एक्शन लिया था, उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया, अमर जलील को सिक्योर किया, सब कुछ किया उन्होंने, मैं नहीं कहती नहीं किया। प्रॉब्लम ये है इस वक्त, मैंने एक छोटा सा ट्वीट भी आज इस वजह से किया, प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि सिंध में पसे पर्दा कोई और हुकूमत है, पीपल्स पार्टी का कोई और ग्रुप हुकूमत कर रहा है, उसके सामने ये अवाम, ये इनके वोटर्स जो हैं, कि कोई हैसियत नहीं है, हम समेत किसी की कोई हैसियत नहीं है, पसे पर्दा।
कुछ और चल रहा है। सामने चंद फेसेस हमारे हैं कि ये तुम्हारे जो है, ये तुम्हारा चीफ मिनिस्टर है वगैरह वगैरह, ये है। बिलावल जो है वो इस्लामाबाद में बिजी कर दिए गए हैं, उनको वहां का मैदान दे दिया गया है कि आप इसको संभालें। यहाँ रियाया है, यहाँ आप महकूम रियाया है और एक परसे पर्दा हुक्मरान है हमारे ऊपर, जिन्हें मैं खास तौर पर जो है होम मिनिस्टर का नाम लूंगी। तो ऑलरेडी हम इस पर एक डिसअपॉइंटमेंट है हमारे अंदर। हम सोच रहे हैं कि ये हमें बताया जाए कि हम पर हुकूमत कौन करता है, किसके अहकामात हम पर चलते हैं। यस, रियासत भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन वो और तरीके से है। तो ये जो मसाइल हैं, तो मैंने अभी जैसे कहा कि इनके दोस्त भी थे इसमें, इस प्रोटेस्ट के अंदर। हालांकि प्रोटेस्ट भी नहीं था, एक अमन मार्च था, लेकिन जो भी था इनमें इनके दोस्त भी हैं। इनको पता है ये हमारी दोस्तों की बेटियां हैं, इनको ये भी पता था। इन्होंने उन बेटियों से माफी नहीं अभी तक मांगी। पर्सनली ये उनके घरों में आने जाने वाले लोग हैं। रुमासा, मैं खुल के भी अगर कहूँ तो जामी के ये दोस्त हैं। अच्छा, मैं कोई वीडियोस देख रहा था, हाथों में पली बड़ी है। आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं कोई वीडियो देख रहा था, कोई उन्हीं के जो प्रोटेस्ट में शामिल थे, बड़े अच्छी फैमिलीज के पढ़े लिखे लड़के, तो उन्होंने कहा जनाब के बाद हमारे वजीर दोस्तों का हमें फ़ोन भी आया, थाने में थे तो मजाक कर रहे थे, ठट्ठा कर रहे थे, हंसी मजाक, और इस बात को सीरियस नहीं ले रहे थे कि कोई तशद्दुद हुआ है, थानों में ले गए, बच्चियों को घसीट आया या सब कुछ किया। कहते वो तो हमारा मजाक उड़ा रहे थे, जैसे वो होते कुछ हुआ ही नहीं है। ये उनकी मैंने खुद वीडियोज देखी। एग्जैक्टली सैफ समय जो इसमें थे, सैफ समझो का जो हाल किया, जी जी वही थे, मेरा ख्याल उन्हीं की वीडियो देखी मैंने। कमाल का जामी चांदी हो या सैफ समझो या हमारी दूसरी बच्चियां, एक और डॉक्टर सूरत, उनको देख रहा था, ये थी डॉक्टर सूरत सिंधु थी मेरा ख्याल है, वो बहने वो। जी डॉक्टर सिंधु नवाज घांगरो थी और बहुत से बच्चे थे। लेकिन इनमें से जो साफी थे या जामी थे या सैफ थे, ये उनके दोस्त हैं, ये हमारे वजीर उनके दोस्त हैं। अब उनको पता चल गया कि सियासतदानों का कोई दोस्त नहीं होता, उनके अपने मफादात उनके दोस्त होते हैं। दे आर नॉट फ्रेंड ऑफ एनीवन। दो मसाइल हैं कि सियासतदानों का कोई दोस्त नहीं होता। दूसरा, मैं बार बार इस लफ्ज को, मैं शायद पहला बंदा हूँ जो मैं आपके तवज्जुद से खुल के ये जुमला कह रही हूँ कि सिंध में पसे पर्दा और लोग हुकूमत करते हैं। हमारे सामने फेसेस और दे दिए गए हैं जो चुप है और बेबस हैं। हम उनके नाम, जो सामने फेसेस हैं, उनके नाम इसलिए नहीं ले रहे तो उनका इसमें कोई कसूर ही नहीं है। तो आप क्या समझते, बिलावल भुट्टो जो हैं इतने बेबस हो गए हैं, जो इस वक्त एक इमर्जिंग, वो समझती है पीपल्स पार्टी हमारे पोटेंशियल फ्यूचर के बड़े लीडर हैं, वो इतने बेबस हैं, सिंध में उनकी नहीं चलती, उनकी नहीं मानी जाती, या जरदारी साहब अभी कंट्रोल करते हैं, या जरदारी साहब और बिलावल साहब जो हैं वो सिंध की हुकूमत जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसमें मुराद अली शाह साहब या इंटीरियर मिनिस्टर जिनका कह रहे थे वो किसी की नहीं सुनते, दे आर फ्री, या इनका कोई कंट्रोल नहीं है बिलावल साहब का, हेल्पलेस है। बिलावल, मुझे नहीं पता बिलावल साहब का कितना कंट्रोल है, लेकिन देखिए मैं एक आपको बात बताऊं, एक और भी चीज है। सिंध में पिछले इलेक्शन में जितने भी वोट पड़े हैं, चाहे वो नॉन मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही बड़ी तादाद में नॉन मुस्लिम वोट इनको मिला है। लेकिन एक बात मैं आपको खुलकर बताऊं, पिछले इलेक्शन में ये पहला इलेक्शन था जिसका वोट न बेनजीर का था न भुट्टो का था, फकत बिलावल को मिला है वो वोट। अच्छा, उसने काम किया, वो सिंध में चला, घूमा, लोगों से मिला, लोगों ने, बहुत से लोगों ने कहा कि हमने बिलावल को वोट दिया। होना तो ये चाहिए था कि बिलावल उस वोट के बाद सिंध में अपना एक असर रखते, उसमें इन्वॉल्व रहते, सिंध के मसाइल में वो इन्वॉल्व रहते। उनको बिजी कर दिया गया है कि तुम मौलाना को मनाओ, और सिंध को मुल्लाओं के हवाले कर दिया गया है। तो ये जो मामला है ये बड़ा हसास मामला है। बिलावल को सिंध की तरफ आना पड़ेगा, बिलावल को सिंध में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और सिंध की जो भी हुकूमत है, जो भी ये बनाते हैं, उस पर बिलावल का असर बहुत जरूरी है। ये पसे पर्दा बैठे हुए चेहरे जो हैं, ये हमारे मैं समझता हूँ हमारे लिए बायस जिल्लत भी है। हम एज वोटर्स, सिंध के वोटर्स, आपको लगता नहीं है मैम कि जो कुछ सीनियर एलिमेंट थे पीपल्स पार्टी में, लाइक रजा रब्बानी साहब, एक वॉइस थी, डिसएग्री करें एग्री करें, लेकिन बात करते थे, बहादुरी से बोलते थे, उनको सेनेटर ना बनाना, हालांकि बिलावल साहब ने पिछली दफा उनके जोर डाला था। तो आपको लगता नहीं कि ऐसे लोग जो थे पार्टी के अंदर कुछ
उनको साइड लाइन कर दिया गया और जिन ताकतों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि उन्होंने अपने मोहरे आगे बढ़ाकर पार्टी पे उन्होंने वो कर लिया है, वो टेक ओवर कर लिया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जो बोलने वाले लोग हैं, देखिए चंद लोग हैं जो बिलावल के साथ हैं, मैं देख रही हूँ, हमें जो सामने का सीन नजर आता है, मैं पार्टी का असर नहीं हूँ, लेकिन हमें जो नजर आता है, लेकिन बहुत से वॉइसेस ऐसे हैं जो चुप करा दिए गए हैं। और दूसरी चीज ये है कलाकार साहब कि मुझे ये भी शिकायत है कि बिलावल को अब जो भी इनके मिनिस्टर्स हैं, जो उनके एमपीएस हैं, एमपीए नूरुल खुदा शाह साहिबा, असल में वक्त बहुत कम है, शॉर्ट बिल्कुल कमेंट दीजिएगा। सिंध में जब मैं अपने 2 लाइनों में बात खत्म करना चाहूंगी, वो ये है कि सिंध में बिलावल को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सिंध के जमीन पर बिलावल को इस तरह आना पड़ेगा जिस तरह भुट्टो यहाँ उतरा था। ये वोट बिलावल को पड़ा है, ये पसी पर्दा जो चेहरे। आपने बिल्कुल सही बात की है कि बिलावल भुट्टो की अब जरूरत है सिंध में। रऊफ क्लास्टर साहब। जी मैं पूछना चाह रहा था, आज बहुत ज्यादा मायूस लग रही है नूरुल हुदा शाह साहिबा। अल्टीमेटली हालांकि वो बड़ी पुरुमीद रहती है हमेशा, आज उनकी आवाज़, टोन और उससे मायूसी टपक रही है कि एक शदीद डिसअपॉइंटमेंट होती है ना, जैसे उस तरह की। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आज वो लग रही हैं क्योंकि आज और कल जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद तो मायूसी छाएगी, क्योंकि जो अक़लियतों की इतनी बात करने वाले थे उसके बाद ये सब कुछ किया गया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। क्लास्टर साहब साथ हैं। क्लास्टर साहब, अभी जो बात की जा रही थी नूरुल हुदा शाह की जानिब से, आपको क्या लगता है, आपका रिमार्क देंगे इसके ऊपर? क्योंकि पीपल्स पार्टी जैसे कि आपने बात की इतनी अक़लियतों के हवाले से और औरतों के हकूक़ के हवाले से बात करने वाली, उसके बाद आज जो सब कुछ हुआ उसके बाद क्या सिर्फ मजम्मत करना काफ़ी था? बहुत अच्छा सवाल है आपको, और मेरा ख्याल है नूरुल हुदा शाह साहबा ने जो बात की है बड़ी गहरी बात की, और आई मस्त है कि उन्होंने जिस तरीके से सिंध का डिलेमा पेश किया है और बताया कि कैसे ये सिंध को उसके हालात पर छोड़ दिया गया। और जो उन्होंने एक उसमें कमेंट किया बिलावल पे कि बिलावल साहब को उन्होंने मुलाओं को छोड़ के मौलाना साहब के ज़िम्मे लगा दिया कि आप सिंध को छोड़ें, आप जाएं मौलाना साहब को मैनेज करें। और बड़ा क्लियर था जो उन्होंने बातें की हैं कि जनाब सिंध को अब 15 साल होने वाले हैं पीपल्स पार्टी को वहाँ पे मुसलसल ये रूल करते, और जिस तरह के ये नौजवान बच्चे थे, पढ़े लिखे थे, समझदार थे और सिंध की बात करने आए थे, सिंध में रवादारी की, जिस तरीके से वो डॉक्टर साहब को वो किया गया, उन पे इल्ज़ामात लगा के मारा गया और पुलिस वाले शामिल थे और वज़ीर उनको जाकर उनको हार पहनवा रहे हैं, एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर किया गया। उसके बाद भी सिंध के लोग ये बाहर ना आए, बात ना करें, कोई सड़क पर कोई 4 लोग इकट्ठे ना हों, कोई मार्च करने की कोशिश ना करें। मतलब ये बिलावल साहब होंगे, शहरी रहमान साहबा होंगे, वो जरदारी साहब, ये सारी पीपल्स पार्टी जो है इनको थोड़ा सा मतलब इनके लिए बहुत बड़ा ब्लो है, थोड़ा सा भी नहीं है। और कहीं से कोई मतलब उसके जरदारी साहब का कोई बयान नहीं है, मुराद अली शाह साहब को मैंने नहीं सुना। तो ये लोग जो हैं इन्होंने जो सिंध में एक कल्चर दे दिया है कि जनाब कि अब कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। यही उस वक्त रोते थे जब ये जनरल जिया और जनरल मुशर्रफ के दौर में इनकी खवातीन के साथ, लेडीज़ के साथ इस तरीके का ये टॉर्चर करते थे जेलों में। उस वक्त ये मजलूम बनी हुई थी पीपल्स पार्टी, आज वो जालिम बनी हुई है। और जैसे वो कह रही थी आपको वजीर दाखिला के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। मजलूम बन गई और अब इस वक्त इस तरह से खेला जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है औरतों के साथ और तशद्दुद किया जा रहा है। क्लास्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, यहाँ पर अपने नाज़रीन को भी खुदा हाफिज़ कहते हैं। अल्लाह हाफिज़।